मुंबई में अगर देखा जाए तो शिवसेना पार्टी है, राष्ट्रवादी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ऐसे में अपने आप को अगर आप उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी किससे अपनी लड़ाई समझती है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे आपकी लड़ाई है? मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है। मैं समझता हूँ मेरा समाज वंचित है क्योंकि हमारे में से नेतृत्व करने वाला कोई नेता, कर्मठ नेता बाहर नहीं आया। सब स्वार्थी थे, उनको शॉर्टकट चाहिए था, सीधा उनको मंत्री पद मिल गया, मंत्री बन गए, तो संघर्ष क्यों करें? आज उनके बच्चों के लिए वो एक कॉर्पोरेटर का टिकट नहीं मांग सकते हैं। देखो, एक समाज को अगर आप पीछे रखोगे, कभी ना कभी समय आता है उस समाज में से कोई ना कोई उठ के तो आवाज़ उठाएगा। और मैं मेरे समाज के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। लोकतंत्र है, मैं तो करूँगा, अपने समाज को आगे बढ़ाऊँगा। अरे मराठी अस्मिता का बात महाराष्ट्र में हो ही नहीं सकता है। ये कहाँ होगा? कर्नाटका बॉर्डर में हो सकता है, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हो सकता है, ये गुजरात बॉर्डर में बोल सकते हैं कि मराठी अस्मिता का सवाल है, कुछ हमारे मराठी वहाँ रहते हैं, उनके साथ अन्याय हो सकता है। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता का सवाल कहाँ से उठा? यहाँ पर उत्तर भारतीय अस्मिता का सवाल है। केवल वोटर बन के हम रहेंगे और यहाँ के प्रांत के लोगों को जितवाएंगे। आपको गणित बता देता हूँ, ये सुनील शुक्ला ऐसे नहीं उतरा है, पार्टी का नाम ऐसे नहीं रखा गया। ये समाज के लोगों ने बोला कि हमारे समाज का नेतृत्व करने के लिए हमको एनजीओ संगठन की जरूरत नहीं है, एक राजनीतिक मंच की जरूरत है। और उसका नेतृत्व करने के लिए अगर उन्होंने मेरे को चुना है तो कुछ तो सोचा होगा कि ना ये सुनील शुक्ला ना जान ना माल ना जेल से डरता नहीं है। किसी से मैं नहीं डरता, भोलेनाथ छोड़ के हम किसी से नहीं डरते। और कोई डराने की कोशिश कर लेगा तो वो एक बार कोशिश कर ले, तो मैं ये भी चैलेंज करता हूँ। तो पहले काम मैं करूँगा, हमारी सरकार में हिस्सेदारी आए ना आए, मैं विरोध तो करूँगा, आवाज़ तो उठाऊँगा। मेरे समाज के जो वंचित लोग हैं, अगर यहाँ आपके पास आरक्षण है तो उसमें उनके बच्चों का सरनेम जो है वो एडप्ट करवाऊंगा ताकि उनके बच्चे यहाँ वंचित ना रहे। तो मुद्दे बहुत है मेरे उत्तर भारतीयों का। और दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों से कांग्रेस के समय पर हम लोग वोटर थे, उत्तर भारतीय आज बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन दोनों ने वापर के लिया। मैं ये मुद्दा अपना मुद्दा समझ के ले रहा हूँ। ये सुनील शुक्ला को कोई आरक्षण नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को चाहिए। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, यूके में मेरी बेटी पढ़ रही, मेरा बेटा यहाँ मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन मैं झोपड़पट्टी से अगर निकल के बाहर आ पाया हूं तो मेरी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरे परिवार को समय त्याग करूं और एक सबसे बड़ा जो समय है जो मेरे समाज का, मैं उसको दूं। तो मेरे समाज के लिए आज मैंने गूगल फूंक दिया हूं। ये समझ लीजिए हमने शपथ लिया है, हमने संकल्प लिया है कि जब तक मैं उत्तर भारतीय को यहाँ तक सामाजिक समता नहीं देता हूँ, आर्थिक बराबरी नहीं देता हूँ, या कि सरकारी नौकरियां नहीं देता हूँ, उनको आरक्षण नहीं ला के देता हूँ महाराष्ट्र मुंबई में, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जिसके भी विरुद्ध जाना है मैं जाऊंगा। चुनाव आने पर सर बड़े बड़े वादे नेतागण करते हैं मतदाताओं से, लेकिन बाद में जीतने के बाद में नज़र नहीं आते। और देखा जाए तो सर, जैसे कि आपने कहा कि उत्तर भारतीय विकास सेना भी 6 सीटें मुंबई से लड़ सकती है। पहले भी आपने विधानसभा की सीट लड़ी थी, लेकिन वहाँ पे भी आपको हार मिली थी। तो क्या दिखता है इन 6 सीटों पे जब उत्तर भारतीय विकास सेना लड़ेगी तो क्या मतदाता चुनकर देंगे, या क्या आने वाले दिनों में आप भी किसी पार्टी से युति करते नजर आएंगे? एक शायरी है, गिरते हैं सहसवारी मैदानी जंग में, वो तिपिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जी। जो खड़ा ही नहीं हो सकता, जो लड़ ही नहीं सकता, उसके बारे में तो हार जीत की बात ही नहीं हो सकती। हमने अभी के बाई इलेक्शन चुनाव, हम अंधेरी ईस्ट में 166 विधानसभा, उसमें हम लोग ने हमारे प्रत्याशी को उतारा था, राजेश त्रिपाठी। और आपको ये बता देता हूँ, गणित बताता हूँ, 2014 में हर एक पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, यूटी में चुनाव नहीं था। उस समय शरद पवार जी बहुत बड़े नाम थे, आज भी हैं। उन समय शरद पवार की पार्टी से अखिलेश सिंह ने जो टिकट लिया था, उनको जितना वोट मिला था उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी को, उससे ज्यादा वोट मिला है। तो मैं इसे हार नहीं समझता हूँ। हमारे उत्तर भारतीय विकास सेना को पसंद करते, क्यों? जानते हैं कि अगर हमारा मुंबई आर्थिक राजधानी में कोई अगर आवाज उठा सकता है तो वो केवल उत्तर भारतीय विकास सेना उठा सकती है। और मैं आते समय पे बता रहा हूं, मेरे 6 के 6 जितने भी लोकसभा कैंडिडेट होंगे वो सब के सब उत्तर भारतीय होंगे, क्योंकि मेरे समाज को पिछड़ा रखा गया। मेरे समाज को बताया गया कि केवल आप वोटर बने रहिए, मेरा समाज उसको कुछ नहीं मिलना है। गाँव में हमको बोल देते हैं कि भैया कब जाबो, यानी आप पराए वहाँ भी हो, अब यहाँ भी पराए हो। वो एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न गाठ का। कभी कभी वो हमको चुभता है कि तुम गांव के भी नहीं हो, यहाँ के लोग तुमको अपनाते नहीं है।
आज हमारा समय आ गया है। 90 लाख अगर उत्तर भारतीय मुंबई में है, मेरे मराठी भाइयों से ज्यादा है। हम हिस्सेदारी मांग रहे, रोटी बनेगा तो सामान्य सब में बटेगा। अगर आप हमारे हिस्से की रोटी लोगे तो हमको भी छीनना आता है। हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, जीत हार तो समय बताएगा। हर एक पार्टी, बीजेपी 2 लोकसभा सीट जीती थी जब उनकी पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद 2। देखो भैया 2 थे, आज 400 का सपना है उनका, वो ले ले, सत्ता कोई भी बनाए, लेकिन मैं अपने लोगों को मजबूती देने का तो कार्य कर रहा हूं और मैं करके रहूंगा। और लोग जानते हैं उत्तर भारतीय कि ये पंडित सुनील शुक्ला अपने लोगों के लिए कभी भी खड़ा रहने के लिए तैयार है। तो खास चर्चा में आज हमारे साथ में उत्तर भारतीय विकास सेना के सुप्रीमो पंडित सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं। चर्चा चल रही है, चुनावी माहौल है। चुनाव जीतने के बाद सभी नेतागण गुम हो जाते हैं, ऐसे मतदाता कहते हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना की अगर बात करें तो कार्य सम्राट रहे हैं। मुंबई में बड़ा काम लोगों के लिए दिखता नज़र आता है, अनेकों लोगों के लिए मदद करते नज़र आते हैं। कई मुद्दों को लेकर जुझारू नेता हैं, लड़ते नज़र आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला था, मर्डर केस था, उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जैसा कि आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा या प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा, सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 400 का आंकड़ा पार करने की जो बातें चल रही हैं, या कांग्रेस पार्टी भी अपने सहयोगी दलों के साथ में जीत की उम्मीदें देख रही है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 400 का आंकड़ा छूने की बात करती है, लेकिन अगर कांग्रेस की सहयोगी दलों की बात करें तो वो भी अपना प्रधानमंत्री बनाने के दावे ठोक रही है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, उनका नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं वो तो तय है, अभी से नहीं 2014 से, उसके पहले से आप बोल सकते हो। तो जहाँ स्पष्टता होती है कि कौन नेतृत्व करने वाला है, कौन देश को नेतृत्व करके लोगों के सामने या विश्व में जाने वाला है, वो तय पहले होता है। यहाँ पे ये समझ लीजिए, इंडिया का सर ही नहीं है, अंग है, हाथ है, पैर है, लेकिन सर ही नहीं है। जिस पार्टी का सर ही ना हो उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और जहाँ तक बाकी चुटपुट जितने भी पार्टियां हैं जो उनके साथ जुड़ के कांग्रेस के साथ एक गठबंधन करने कर इंडिया लाने की बात करी, पहली बात है कि इनको समझ ही नहीं है कि राजनीतिक चीज़ और आप जो अपने पर्सनल जो आपका रिक्वायरमेंट है जो पूरा करना है, ये 2 अलग होता है। देश के लिए आप काम करो ना, उसको हम मान देते हैं, लेकिन जो खुद के स्वार्थ को आगे बढ़ाने का बात करेंगे उसे लोग कतई पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको मुंबई के बारे में बताता हूं कि गोरेगांव में आदिवासी लोग रहते हैं। आज से नहीं रह रहे, 100 साल पहले जब उनको पवई से उठाकर आरे में भेजा गया था। मैं इतिहास बता रहा हूं, पूरे के पूरे मराठी भाई लोग हैं। उस समाज को आज यहाँ के महाराष्ट्र की सरकार उस समय या आज के समय जितने मराठी नेता हैं उन्होंने उनको वंचित रखा है। ये पंडित सुनील शुक्ला ने 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट का मैं पीआईएल आपको दूंगा, रोड का पीआईएल, जिसमें फिल्टर पाड़ा आपको आरे का आपको वहां का डिटेल मिलेगा कि पंडित सुनील शुक्ला के नाम से हाईकोर्ट में पीआईएल लगा है, जहां पे स्टेट का अटॉर्नी जनरल ऑब्जेक्शन कर रहा है। मैं क्या मांग रहा हूं कि जो आदिवासी 100 साल से जिनको वंचित करके आपने उनको जंगल में रखा है, जिनके पास एक्सेस रोड नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनकी महिला काम पे नहीं जा पाती, या तो वो जानवर खा लेते या तो इंसान में जो बसा जानवर वो उठा लेता है। उनके जो बुजुर्ग लोग हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि उनको डर होता है। उनके जो नौजवान हैं वो काम पे नहीं जा सकते, 3-3 किलोमीटर चल के उनको आना पड़ता है। उनकी लड़ाई ये पंडित सुनील शुक्ला लड़ रहा हूँ ना। मैं मराठी हूँ बल्कि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। मैं समझता हूँ कि जो वंचित यहाँ पर है, जिनके लिए जो आवाज़ मराठी नेता उठाना चाहिए वो नहीं उठाएगी, पंडित सुनील शुक्ला उठाएगा। 2018 से आज तक पीएल चालू है और मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। उत्तर भारतीय विकास सेना की क्या तैयारियां हैं, मुंबई में खास करके क्या तैयारियां उत्तर भारतीय विकास सेना की? जैसे आप जानते हैं, उत्तर भारतीय विकास सेना ये एक राजनीतिक पंजीकृत पार्टी है, नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी है, स्टेट में भी रजिस्टर्ड है, और ये मुंबई करों की पार्टी है। आप ये बोल सकते हो कि मुंबई कर
और जितने उत्तर भारतीय मुंबई में बसे हैं, मैं 90 लाख का आंकड़ा जो बता रहा हूँ ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है जो गवर्नमेंट ने बताया है। 42% उत्तर भारतीय हिंदी भाषी मुंबई में रहता है। 42% जो वोटर हैं, ये वोटर केवल हर एक पार्टी में वोट करते आ रहे हैं और हमारे समाज को ना सामाजिक समता ना आर्थिक बरोबरी कुछ भी नहीं है। यानी मुंबई में 90 लाख उत्तर भारतीय हैं और यहां पर 6 सीट है। अब 2 टिकट है, एक इंडिया होगा, एक एनडीए होगा। अब एनडीए के पास अगर आप देख सकते हैं जितने भी सांसद हैं, ये सबके सब सांसद यहाँ के प्रांतवादी लोग हैं जो प्रांत में जन्मे हैं। मराठी मेरे भाई लोग हैं, उसमें एक कोटक है जो गुजराती है। लेकिन 90 लाख उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधि करने के लिए इनको लगता है कि कोई भी आदमी यहाँ पर समझदार नहीं है, जबकि मुंबई आर्थिक राजधानी में झुग्गी बस्ती में रहने वाला, यहाँ तक कि कोर्ट हाई कोर्ट तक जाने वाला, इसमें आप उत्तर भारतीय ज़्यादा देखेंगे। हमारे में समर्थवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एडवोकेट हैं। मुंबई हाई कोर्ट में जाइए, डिंडोशी, बांद्रा, बोरीवली, अंधेरी कोर्ट में जाएंगे, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएंगे, आपको 90% मेरे उत्तर भारतीय भाई दिखाई देंगे। आप एक बात बोलिए, जो आदमी माय लॉर्ड जो साक्षात में भगवान है, उसके सामने अगर वो वार्तालाप कर सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, लेकिन एनडीए को लगता है कि ये वहां पे पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा पाएगी या ये बात नहीं रख पाएगी। पीपल रिप्रेजेंटेटिव का ये मतलब होता है कि आपको उस समाज को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए जो समाज वहां पे समय से रह रहा है। मेरे पिताजी मुंबई में आए हैं, जब वो बच्चे थे वो बोलते थे कि हम पराए हैं, परदेसी हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को क्या बोलूंगा? मैं मेरे बच्चों का भविष्य क्या करता हूँ? मैं उनको क्या बोलूंगा कि भैया ये मुंबई हमारा नहीं है, हम बाहर वाले हैं? वो बोलेगा पापा क्या बात कर रहे हो? चलो हम मजबूती से आज खड़े होकर अपने समाज नहीं अपने परिवार का ध्यान रख सकते, लेकिन मैं समझता हूं हर एक उत्तर भारतीय जो यहां पर है वो संगठित होना चाहिए अगर वो चाहता है कि उसके बच्चों का भविष्य बने। हमारे लोग यहाँ पे मजदूर, ठेला वाले, रिक्शा वाले, सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे गर्व नहीं लगता कि ये मेरे ये व्यवसाय करते हैं, मुझको गर्व नहीं लगता। गर्व कब लगेगा? जब ठेला खींचने वाला, जब रिक्शा वाला, जब सब्जी देने वाला, जब सिक्योरिटी वाले का बेटा अगर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता है, या यहाँ की सरकारी की राज्य नौकरियां हैं जो 4.25 लाख नौकरियां हैं जो मेरे यहाँ मराठी भाई केवल उसमें राज कर रहे हैं, मेरे अगर भाई उसमें जाएंगे तब मुझको गर्व महसूस होगा कि देखो एक रिक्शा खींचने वाले का बेटा आज फलाना बन गया है, एक ठेला खींचने वाले, एक सिक्योरिटी का बेटा देखो आज आईएएस आईपीएस बना है। ये गर्व का विषय नहीं है। तो ये समाज को हमेशा पिछड़ित रखा गया है। हम जो 11 राज्य से हिंदी भाषी आते हैं, मैं यूपी बिहार का एक ले लूंगा, इतना बड़ा तादाद है, लेकिन हमारे लोग केवल यहाँ पे वापरते जा रहे हैं, सभी पार्टी वापरते आ रही। और जो पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी बोलना चाहती है, मेरे को बात बोलिए, फिर उसमें प्रांत के लोगों को क्यों बिठाया? आपने इस प्रांत में जो उत्तर भारतीय बसे उनको क्यों नहीं ले रहे हो? तो हमारी पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना 90 लाख उत्तर भारतीय में क्या मेरे को एक नहीं मिलेगा जो एक एक सांसद के विरुद्ध खड़ा हो सके? क्या मैं 6 लोग को जमा नहीं कर सकता हूं? हमारे लोग तैयार है, शर्त यह है कि कोई उनका साथ दे। और उत्तर भारतीय विकास सेना, ये पंडित सुनील शुक्ला ने प्रण लिया है, मैंने संकल्प लिया हूं कि मेरे समाज का उद्धार के लिए मेरे को जिससे भी लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। तो कौन जीतता है वो सवाल नहीं है, हम लड़ सकते हैं और हमारे लिए विकल्प है, ये लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं आते हुए समय पर बता रहा हूं, अभी भी जो भी उत्तर भारतीय जो बाकी राजनीतिक पार्टी यहाँ के प्रांतवादी पार्टी में है, चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या सेना में हो, ये केवल जयचंद का काम कर रहे हैं, अपने समाज को पिछड़ा रखने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को हराने का काम कर रहे हैं। तो मैं इन सब के विरोध हूँ। जितनी भी राजनीतिक पार्टी महाराष्ट्र में है, मैं इनके विरोध हूँ, क्योंकि मेरे 90 लाख उत्तर भारतीय अगर आज गरीब है, मजबूर है, बेचारा पीड़ित हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, और अगर ये राजनीतिक नेता अगर उठते नहीं है तो मुझको खड़ा होना होगा और अपने लोग को मजबूती देना होगा, और मैं ये स्वयं करूँगा और अपने लोग को संगठित करूँगा। जैसे कि सर आपने कहा, तो क्या तैयारियां मुंबई से रहेंगी? 6 सीटें हैं लोकसभा की मुंबई में, और देखा जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचेंगे? बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे लेकर मतदाताओं के पास पहुंच रही हैं।
देखिए, समस्याएं आपको समझना जरूरी है। मुंबई आर्थिक राजधानी में मेरा उत्तर भारतीय सुबह उठता है 4 बजे, वो जाता है सब्जी फ्रूट लाने के लिए, सर पे ढो के लाता है, वो उसको धोता है, छांटता है, बीनता है, फिर उसको कच्ची धूप में खड़े होकर सर पे से रुमाल रखता है और बेचता है। 8 घंटा 4 घंटा खड़ा होता होगा। अब यहाँ की महाराष्ट्र शासन, जिसको आप स्टैंडिंग कमेटी, चाहे आप बोल दीजिए बीएमसी का या महाराष्ट्र शासन बोल दीजिए, ये लोग ने क्या किया है, मेरे उत्तर भारतीय जो बेचारा सब्जी फल फ्रूट बेच रहा है, किसको बेचेगा, गरीब गरीब को बेच रहा है, उसको फाइन 1200 रुपए पुलिस वाली करती है। वो ये भेदभाव नहीं करती कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, उत्तर भारतीय बोलते तो भैया है 1200 रुपया। सोचिए, जो 500 रुपया बेचारा जो पैसा लगा के सब्जी ला रहा है, ये सोचकर कि मैं पूरे दिन में 500 और कमा लूंगा, 1000 रुपया घर ले जाऊंगा, मेरे घर में जो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे बच्चे, उनका पेट भरूंगा, वो बेचारा जब उसका ठेला उठा लिया जाता है, 1200 की पावती मैं आपको दूंगा, वो आप दिखाना। 1200 की पावती पुलिस उठा के ले जाती है, बेचारे का जितनी कमाई थी वो तो गया, किसी से उधार लिया वो भी पैसा ले लेते हैं। 1200 रुपये उससे आपने ले लिया, बेचारा घर पे आके उसका चूल्हा नहीं जमता। और हम इतने स्वाभिमान लोग हैं उत्तर भारतीय, चाहे हमारे हिंदू उत्तर भारतीय भी मुसलमान हो, हम इतने स्वाभिमान है कि हम भीख नहीं मांगते, हम मांग ही नहीं सकते। पानी पीकर उस परिवार को उस दिन भूखा सोना पड़ता है। और ये जितने भी नालायक जो नेता है ना, उत्तर भारतीय नेता अपने आप को बोलने वाले, इन सबको देखो, जो सब्जी बेचने वाला वो करोड़ोंपति है। यहाँ तक कि मैं समाजवादी पार्टी का भी बात करता हूँ, अबू आसमी एक नाम लेता हूँ जो खत्म जैसा हो गया। अरे मुसलमान को भी 1200 की पावती लगती है, वो तुम्हारा नहीं क्या? तुम स्टैंडिंग कमेटी में थे कि नहीं? स्टैंडिंग कमेटी यानी कोई सीएम नहीं होता, वो वहां पे हर एक पार्टी के थोड़े थोड़े लोग होते हैं जो उसका हिस्सा होते हैं और वो डिसाइड करते हैं। एक बात बोलिए मेरे को, मुंबई में मर्सिडीज, BMW, ऑडी का शोरूम आप जाइए, उसके बाहर देखिए 2 पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, उसके कम हिस्से का मेरा ठेला होता है या मेरा सब्जी का टोकरी होता है। 8 घंटा सिर्फ मैं वहां रहता हूँ और मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मेरे को उठा के पुलिस वाला बोले क्या या ना आत्मदे, भैया को लेके चल, 1200 का पावती बना दिया मेरा। और वो जो गाड़ी वहां खड़ी है उसका केवल 500 रुपया नो पार्किंग चार्ज लिया जाता है। 40-50 लाख की गाड़ी 24 घंटा खड़ी है, उसका 500 रुपया। और मेरा भाजी वाला जो धूप में, तपती धूप में सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, उससे 1200 की वसूली, तो ये अन्याय नहीं है? अरे वो डकैत कर रहा है क्या? तो ये समस्याएं हैं, ये मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूं, अगर मैं ब्राह्मण हूं, मुझको कुछ नहीं मिलना है, क्षत्रिय कुछ नहीं मिलना है, लेकिन बाकी जो मेरे समाज के उत्तर भारतीय हैं, जो ओबीसी, SC, ST हैं, जो यहाँ जन्मे हैं, क्या उनका दुर्भाग्य है कि वो यहाँ जन्मे हैं और उनको उसका आरक्षण नहीं मिले? अगर आरक्षण है, हम चाहते हैं आरक्षण ना रहे, लेकिन अगर आरक्षण है, अगर यहाँ के प्रांत के लोगों को मिलता है, तो मेरे यहाँ जन्मा हुआ भूमिपुत्र उत्तर भारतीय जो OBC, SC, ST है, उसको भी वो आरक्षण मिले। लेकिन ये क्या करते हैं, भेदभाव कैसे करते हैं? अरे तुम्हारे पुरखे कहाँ के? अरे तुम यूपी के अहीर हो, यादव हो, तो आपको OBC के कैटेगरी में नहीं डालेंगे, लेकिन आप यहाँ सचिन अहिरे हो तो आपको OBC माना जाएगा। आपको सरकारी नौकरियां मिलेगी आरक्षण में, आपको म्हाड़ा के घर मिलेंगे, आपको यहाँ पे एजुकेशन में जितना रिजर्वेशन है, जहाँ पे कम परसेंटेज पे एडमिशन मिल रहा है, मेरा बेचारा उत्तर भारतीय ये सब चीज़ से वंचित है। चलते चलते सर, पार्टी के माध्यम से, और आप खुद मुंबई शहर में मौजूद रहते हैं, आपके कार्यालय, मुख्य कार्यालय मुंबई से है, चुनावी जो माहौल है, 6 की 6 सीटें उत्तर भारतीय विकास सेना लड़ने वाली है, मतदाताओं से क्या कहेंगे और क्या अहम मुद्दे हैं जो मतदाताओं के लिए निभाएंगे आप? मैं जितने उत्तर भारतीय मेरे 90 लाख मुंबई में बसे हुए हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मेरे भाई जो हैं, उनको मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि देखिए, समय आ गया कि अपने समाज को आगे ले जाने का, ताकि उनको ताकत दे, ताकि आते समय पर आपके बच्चे आपको सवाल नहीं करे कि भैया पप्पा आपने हमारे लिए क्या किया। आप दादाजी कुछ नहीं कर पाए, नाना जी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पप्पा आपने क्या किया, आप भी इनके पिछलगू बन के बैठ गए। तो अपने समाज को अगर मजबूती देना है, 90 लाख उत्तर भारतीय संगठित हो, भेदभाव छोड़े, उत्तर भारतीय विकास सेना को ताकत दे। ये ताकत आप आपके समाज को दे रहे हो, आपके बच्चे को दे रहे हो, ये समझ के आपको ताकत देना होगा, जोड़ना होगा, जुड़ना होगा और वोट भी करना होगा, ताकि आते समय पर आपकी समस्याएं कभी दिखे नहीं, वो समस्या वहां का वहां हल हो जाए। ये नहीं हो कि आप भैया बोल के आपको बाजू में बिठाया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर चर्चा करने के लिए। तो चुनाव है लोकसभा का, मतदान करने जरूर जाएं और अपनी मर्जी का नेता चुनें। मतदान करते समय ये जरूर देख लें कि नेता और पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उनके विचार क्या हैं लोगों के लिए क्या वो सोच रहे हैं या मतदाताओं से जो वादे कर रहे हैं वो उस पर खरा उतर पाएंगे या नहीं, ये जरूर जांच परख लें। उसी के बाद आप अपना कीमती मत, कीमती वोट उसी नेता को दें। पार्टी भले ही नई हो या जूनी हो या कितनी ही ताकतवर हो, लेकिन असल जो नेता चुनाव लड़ रहा है स्थानीय क्षेत्र में, उस नेता की जांच परख जरूर करें। तो चुनाव है, मतदान जरूर करें। खास चर्चा में आज हमारे साथ में मौजूद थे उत्तर भारतीय विकास सेना के सुप्रीमो पंडित सुनील शुक्ला जी, जो कि अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। खास करके मुख्य कार्यालय है मुंबई शहर में और मुंबई की 6 लोकसभा सीटें इस समय उत्तर भारतीय विकास सेना 2024 में लड़ने की तैयारी कर चुकी है। तो खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।